सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी से, सुखदेव भगत जी सांसद कांग्रेस पार्टी से, प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना यूबीटी गुट से और केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं सुधांशु जी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। राहुल गांधी जी की बहन कह रही है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आज उन्होंने बात की है देश की संसद में। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने कहा है कि आप लोग महाराष्ट्र में, मतलब सीधा आरोप तो यही है उनका कि धांधली हुआ है वोटर्स लिस्ट में। वो कह रहे हैं कि विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 70 लाख लोग कैसे जुड़ गए और जहां जहां ज्यादा जुड़े वहां वहां बीजेपी की जीत हुई। तो सीधा धांधली का वो आरोप लगा रहे हैं। आपका जवाब इस पर? देखिए, जो प्रियंका जी कह रही थी तो राहुल गांधी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नहीं, बहुत नेशनल पॉलिटिक्स को नीचे ले जाकर उन्होंने अपना बयान दिया है। जयशंकर जी ने बहुत स्पष्ट किया, देखिए, और किरण रिजिजू जी ने वहां खड़े होकर कहा नेता प्रतिपक्ष को सदन के ऊपर निराधार आधार के ऊपर ऐसे अनर्गल बात नहीं करनी चाहिए भारत की विदेश नीति को लेकर। अगर हो तो उनको कोई तथ्यात्मक सबूत देना चाहिए। और इससे पहले भी वो सदन के पटल पर विदेश के बारे में बोलते समय झूठे साबित हो चुके हैं। आपको याद हो, जो राफेल के मामले पे उन्होंने कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात में ऐसा ऐसा कहा। शाम होते होते फ्रांस सरकार का खंडन आ गया था कि राहुल गांधी से किसी प्रकार की कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी। दूसरा, इस भाषण में कुछ भी नया नहीं था। राहुल गांधी जी की जो 4-5 प्रवृत्तियां हैं वो इसमें सहज दिख रही थी। नंबर 1, हार के बाद ठीकरा चुनाव आयोग के ऊपर फोड़ने का प्रयास करो, यानी ये एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन निकालो। नंबर 2, चीन का महिमा मंडन करो। नंबर 3, मोदी जी के विरुद्ध जितना ईर्ष्या और द्वेष है उसका प्रकटीकरण करो। और नंबर 4, अपने लिए वही जो जातिगत जनगणना का एक दिखावटी बात है उसका प्रचार करो। अन्यथा वो तेलंगाना का उदाहरण दे रहे थे। मैं कांग्रेस के हमारे सम्मानित सांसद सुखदेव जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेलंगाना में 12 मंत्री हैं तो सिर्फ 2 ओबीसी हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम। वो कह रहे हैं ना 56% है, रिजाइन करवाइए और 7 ओबीसी मंत्री बनाइए। और भारत सरकार में तो मैक्सिमम है। इसलिए, और उसके बाद अनर्गल मिथ्या बात करते रहना, तो ये उनकी एक स्वाभाविक सहज प्रवृत्ति हो गई है। तो कुछ भी नया नहीं था। यही 4-5 चीजें जो मैंने आपको बता दी अंजना जी। कोई दर्शक जो आपके लाखों देख रहे होंगे, कोई भी उनका भाषण उठा के पिछले 1.5-2 साल का देख लें, इन 4 चीजों से ऊपर वो उठ ही नहीं सकते। और एक लाइन में मैं और कह दूं, जिस चाइना का वो बहुत महिमा मंडन कर रहे हैं, वो खुद इस समय एक चुनौती से गुजर रहा है। मतलब मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए उस देश के बारे में कहते हुए जिसका कि डिफेंस मिनिस्टर ली फांगशू गायब हो गया और उस पर कोई चर्चा नहीं। फिर विदेश मंत्री क्विंग गैंग गायब हो गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। सबसे बड़ी कंपनी मालिक अलीबाबा के मालिक गायब हो गए, जैक मा, और उसके बाद 1 साल तक गायब रहे, कोई चर्चा नहीं। जहां एवरग्रांड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी 2024 में। दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी चाइनीज थी, मगर उस चीन का गजब गुणगान करते हो। फिर एक अजीबोगरीब बयान देते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बोला है। मुझे लगता है कि ये आदतन फितरतन उनसे होता ही रहता है। और मुझे लगता है जो सांसद लोग बैठे होंगे कांग्रेस के, वो भी सोचते होंगे कि ये रिपीट टेलीकास्ट हम कितनी बार देखेंगे और कितनी बार हमें बाहर जाके इसका बचाव करना पड़ेगा। तो इन सारे तथ्यों के आधार के ऊपर अगर वो तथ्यात्मक जवाब दे सके तो मैं बिल्कुल उनका स्वागत करूंगा, चीन से लेकर जातिगत जनगणना तक। ठीक है सुखदेव जी, अब आप मोर्चा संभालिए राहुल गांधी जी की तरफ से। अब देखिए, उनका आरोप बहुत सीधा है। उनका यह आरोप है कि ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी अपने पूरे स्पीच में चीन का खूब महिमा मंडन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ये सब जो मैं असेंबल इंडिया में होता है बनता चीन में है, ये है वो चीन से आता है, ये बनता है वो चीन से आता है। चीन का इतना महिमा मंडन क्यों? और दूसरा, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाना एकमात्र रास्ता बचा है ऐसे दलों के लिए जो हार का सामना करने को तैयार नहीं है? वरना प्रियंका जी खड़ी बैठी हमारे साथ, और प्रियंका जी ने ही और कई ऐसे पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव के बाद कहा था कि क्षेत्रीय दलों को जितना तवज्जो मिलना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं दिया, और ये सब हार की वजह रही। सुखदेव जी। जोहार अंजना जी, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का बहुत इज्जत करता हूं और मैं उनकी बातों को सुन रहा था। ये भी थोड़ा सा मैं समझता हूं विषांतर हुआ है। जो जहां तक चाइना की बात है, मैं समझते एशिया में कभी भी कोई बातें आती है या तुलनात्मक बातें कही जाती है तो अगल पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के बारे जिक्र किया जाता है। रही बात राहुल गांधी जी ने पहली बार, सुधांशु जी स्वयं सुन रहे होंगे, पहली बार बहुत ही बेबाकी से
बहुत ही स्पष्टता से उन्होंने क्या कहा कि जो महामहिम जी के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण थे उसमें कोई नयापन नहीं था, और नयापन नहीं था, और जो अपेक्षाएं विशेषकर युवा वर्ग और उनके बेरोजगारी के बारे जो मैं आ रहा हूं, जो अपेक्षाएं होनी चाहिए वो सर्वथा नदारद था। और जहां तक मैन्युफैक्चर सेक्टर के बारे पूरा ग्रोथ इनका जो कहा जाए तो जो क्या हालात बनाए, जीडीपी के बारे में भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उनके बारे में आया। चाइना के बारे इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री जी 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि कोई हमारे देश में प्रवेश नहीं किया गया है। आपने देखा होगा रक्षा मंत्री जी का बयान क्या आया था, हमारे सेना का सर्वोच्च हमारे पदाधिकारी उनका क्या बयान आया था। तो अपने आप में एक विरोधाभास था। राहुल गांधी जी ने केवल उन्हें पॉइंट आउट किया और आईना दिखाया। इस प्रकार की चीजें हमारे सामने आ रहा है। कोई हमने गुणगान नहीं किया, हमने जस्ट यही कहा कि आप जहां पे खड़े हैं, और इन्होंने यहां तक स्वीकार किया, पहली बार मैं समझता हूं सदन में इन्होंने स्वीकार किया कि केवल एनडीए की बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने यूपीए की भी बात की कि कोई दिशा, स्पष्ट दिशा, कोई स्पष्ट नीति जो युवाओं के लिए, जो हमारे देश के, हमारे भविष्य के वो हमारे कर्णधार है, उनके बारे कोई नीति नहीं आई। वो जो अपेक्षा करते इनके बारे उन्होंने जिक्र किया। अब रही है महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के बाद में उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया, उदाहरण दिया कि मैं आपको बतलाऊं कि घर पे अगर कोई चावल बनता है तो मां क्या करती, थोड़ा सा निकालती है और एक चावल दबा के देखती है कि ये खाना बना या नहीं बना। उसी प्रकार शिरडी का एक अपार्टमेंट में 7,000, ये 5 महीनों में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में ये 5 महीनों में एक अपार्टमेंट में 7,000 वोटर्स बढ़ गए। तो ये जो चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शीपूर्ण तरीके से होना चाहिए, कहीं न कहीं चुनाव आयोग ना पारदर्शी तरीके अपना रही है, ना निष्पक्ष है। ये आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है, और मैं समझता हूं कि इसका जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रियंका जी के पास एक बार जाकर उनका रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रियंका जी, कई बातें आज राहुल गांधी ने कही, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की हो रही है जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या अचानक विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते 70 लाख बढ़ जाने की चर्चा की है। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा आरोप है जो प्रमाणित रूप से आप लोग भी दावा करते हैं? प्रश्न का दूसरा हिस्सा, क्या ये एक वजह सिर्फ रही क्योंकि आप और आपकी पार्टी के भी कई लोग ये कह रहे थे कि क्षेत्रीय दलों को जितना महत्व देना चाहिए, और ये सच्चाई है कि उद्धव ठाकरे जी का चेहरा अगर प्रोजेक्ट नहीं हो पाया सीएम के तौर पर इंडिया महाविकास अघाड़ी की तरफ से, तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी थी। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे देश के जो मन में विचार है और जो शंका है उसको आज पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने साबित किया है और उन्होंने उजागर किया है, इस उम्मीद से, इस अपेक्षा से कि इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगी। पहला आपने सवाल पूछा मुझसे इन आंकड़ों को लेकर, दूसरा आपने कहा कि क्षेत्रीय दलों की पार्टी के लिए। हाँ, बहुत सारे हमने कारण हैं, हमें लगते हैं, पर हम इस इलेक्शन कमीशन की जो सामने आ रहे हैं प्रश्न चिन्ह, उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े रखती हूँ। 72 लाख लोगों ने लोकसभा से लेकर विधानसभा न्यू वोटर्स ने वोट किया है, मतदान दिया है, जिन्होंने लोकसभा में नहीं दिया था पर विधानसभा में दिया है, जिसमें से 70 लाख अगर वोट की बढ़ोतरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हुई है। दूसरा जो उन्होंने आंकड़ा दिया वो है 48 लाख नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं और 8 लाख वोटर्स डिलीट हुए हैं। ये भी उन्होंने डेटा सामने रखा है। एक ही बिल्डिंग, जो अभी उन्होंने बता रहे थे, कांग्रेस के सांसद जी बता रहे थे कि एक ही बिल्डिंग में, यानी शिरडी का चमत्कार सब जानते हैं, साईं बाबा जी की कृपा सब जानते हैं, पर ये जो कृपा इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई, जहां एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर का लिस्ट बढ़ जाता है, वो कहां से लाजमी है? तीसरा सवाल ये है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल में अगर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन होते हैं, पिछले 5 साल का आंकड़ा दे रही हूँ, 37 लाख का एवरेज टोटल रहा है, इसने उस आंकड़े को भी पार किया है। खुद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे ऐसी असेंबलीज का एग्जाम्पल्स दिया, उदाहरण दिया, जहां पे वोटर डिलीशन और एडिशन हुए हैं। क्या इस बात का संज्ञान इलेक्शन कमीशन को नहीं लेना चाहिए? हम इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी हैं। आज जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं वो इलेक्शन के माध्यम से चुनकर जाते हैं, तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है इस बात को उठाएं। रही बात चाइना की,
मैं आपके चैनल इंडिया टुडे पे देख रही थी, शिव अरोड़ा एक बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी यही सवाल पूछा था, ऐसा क्यों है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गया, जिसकी बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया का लीडरशिप रोल को लेकर। खुद शिव अरोड़ा जी ने बहुत आधे घंटे का शो किया था, जहां उन्होंने कहा ऐसा क्यों है कि अमेरिका को मात दे रहा है चाइना एआई लीडरशिप में, 1/10 द कॉस्ट पे फाउंडेशन मॉडल्स बना रहा है एआई के, और इंडिया कहां पिछड़ रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये खुद आपके चैनल ने भी इस पे विस्तार से चर्चा की है। तो एक जनप्रतिनिधि अगर उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो मैं नहीं मानती हूं यहाँ पे चाइना की वो वाह वाह हो रही है। ये सवाल पूछा जा रहा है, जब इंडिया एक लीडर है कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, ऐसा क्यों है चाइना हमें लीड कर रही है और हमें इसको लीड करना चाहिए। तो आई थिंक दिस शुड बी अ कंसर्न फॉर एवरी सिंगल इंडियन सिटीजन, क्योंकि आने वाले समय में जॉब्स भी रिडंडेंट होंगे एआई की वजह से, और कौन इसको लीड करेगा पूरी दुनिया में would be the world leaders, and as an Indian I would want my country to be the world leader, and that is what Mr. Gandhi was expressing. ठीक है, प्रियंका जी समर्थन दे रही हैं जो कहा है राहुल गांधी ने आज। केसी त्यागी जी, आप मोर्चा संभालिए एनडीए की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कई बिंदुओं पर घेरा है। अब देखिए, बिहार में भी चुनाव होने वाला है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बार बार विपक्ष सवाल पूछ रहा है, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी मुद्दा उठाया उन्होंने कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने क्यों उससे हटा दिया। अब 2:1 हो गया है पूरा मामला, तो ऐसे में जो सरकार चाहती है वही चुनाव आयुक्त लगता है। ऐसे में उनके आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है क्या उसको एड्रेस करने की, अगर एक भी वोटर के मन में शंका रह जाती है, उस शंका का निवारण करना तो सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अंजना जी, मैंने अब से 41 साल पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में भी थी और दिल्ली में भी थी, और उस समय चुनाव के बाद परमानेंट हम लोग धरने पर बैठते थे कि चुनाव में धांधली हुई। चुनाव आयोग जिसकी आज आलोचना हो रही है, दुनिया के कम से कम 15-20 मुल्कों ने भारत के चुनाव आयोग को अपने चुनाव को सर्वेयर के रूप में बुलाया है। मेरे साथ राज्यसभा में गिल साहब थे, MS गिल, जो मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, और चाहे जजेस हों और चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त हों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि पद पर रहने के बाद इन लोगों को सरकारी पदों पे ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जो न्यूट्रलिटी है वो इनकी खराब होती है। गिल साहब न सिर्फ राज्यसभा के MP थे मेरे साथ, उससे पहले वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या कांग्रेस के शासन काल में MS गिल साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो क्या वो न्यूट्रल रहे होंगे? नंबर 1। नंबर 2, अभी जातिगत जनगणना की बात हमारी साथी दोनों ने की, माननीय सदस्य कांग्रेस और उन्होंने, तो ये तो हमारा एजेंडा है। और मैं प्रियंका जी आपसे भी और भगत जी आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं उस लोकसभा में भी था जिसमें मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की गई थी 7 अगस्त 1990 को, और VP सिंह के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आता है तो आपकी पार्टी भी VP सिंह को हटाने में, मेरी सरकार को हटाने में सबसे आगे रही। और मेरे पास वो रिपोर्ट भी है, मैं थोड़ा पढ़ता लिखता भी रहता हूं, जिसमें राजीव गांधी जी का लंबा भाषण है, और किस तरह से उन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया। और ये भी मैं भगत जी आपको बता दूं बहुत स्नेह के साथ कि कांग्रेस पार्टी के जब आप रिवाइवल के बारे में सोचते हो, तो ये तो रिवाइवल तो उस दिन खत्म हो गया था जब आपने मंडल कमीशन का विरोध किया था। रहा जातिगत जनगणना का, आप भी सहयोगी पार्टी हैं प्रियंका जी, हम भी रह चुके हैं। बिहार में जातिगत सर्वे हुआ, वो तो गलत है, और तेलंगाना में हुआ वो सही है। वहां न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि RJD भी विरोध कर रही है, और जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहां जातिगत सर्वे हुआ है, तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं के तहत सिर्फ देश में 52% पिछड़े हैं, और बिहार में भी, लेकिन हमारे सर्वे में आया है। जी सर,
सर एक ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है, आपको जरा अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो गंभीर आरोप सरकार पर लगाए हैं। राहुल गांधी ने ये कहा था कि पीएम ने चीन की घुसपैठ की बात से इनकार किया। आर्मी चीफ ने कहा कि चीन ने घुसपैठ कर ली है। तो प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ के बयान को लेकर जो कहा है राहुल गांधी ने, उस पर बीजेपी का रिएक्शन है। बयान पर सांसद पीपी चौधरी का पलटवार, राहुल को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। डिसएंगेजमेंट पर देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, लंबे वक्त से बात हो रही है। ऐसे में सब ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये चीन को लेकर, पहले सुना देते हैं आपको, सुनिए क्या कहा उन्होंने। The Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। तथ्यों से विपरीत है। ये देश को हमेशा कमजोर करने का काम जो है कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, और मोदी जी के टाइम में पिछले 10 सालों में हमें देखते हैं भारत का नाम पूरे विश्व में आज एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। आज हमारी सीमाएं मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित हैं, लेकिन उसको कमजोर करने का अगर कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की हमेशा ये परंपरा रही है, वो खुद भी कमजोर रही है और देश को भी कमजोर किया, और अभी जो देश को मजबूत कर रहे हैं उसको उसके खिलाफ में हमेशा काम करने का काम अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस और राहुल गांधी का।